हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम अल्कोहल के प्रयोग और उससे होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे और ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। अल्कोहल इथाइल अल्कोहल के रूप में यूज़ किया जाता है, मनुष्य के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, जो अलग अलग मात्राओं में यूज़ किया सकता है। बियर में सबसे कम मात्रा होती है, 4 से 8% इथाइल अल्कोहल होता है, और ब्रांडी में सबसे ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 58-60% के आसपास अल्कोहल होता है। वाइन में 10% के आसपास अल्कोहल होता है, और विस्की में 38% के आसपास अल्कोहल होता है। तो अलग अलग परसेंटेज के रूप में व्यक्ति अल्कोहल पीता है। बियर है, रम है, विस्की है, जिन है और शैम्पेन, ये सब अलग अलग फॉर्म में अल्कोहल को यूज़ करता है। लेकिन अल्कोहल का जो यूज़ होता है शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है। तो पहला जो दुष्प्रभाव है अल्कोहल यूज़ का, वो है अल्प शर्करा रक्तता, यानी कि हाइपोग्लिसीमिया। यानी कि अल्कोहल पीने से ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल होता है, शुगर की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, जिससे उसके कार्य प्रभावित होंगे, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो ग्लूकोज के रूप में बॉडी को, सेल्स को पहुंचती है। इसलिए बॉडी के अंदर जो कार्य होते हैं वो धीमे हो जाते हैं, इसलिए डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। लेकिन लोग बाग सोचते हैं कि ये एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। दूसरा, नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो अल्कोहल होता है वो सेरिबेलम, जो ब्रेन का सेरिबेलम होता है उसको प्रभावित करता है, और सेरिबेलम का काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी में लोकोमोशन को, चलन को और कंट्रोल को और कोऑर्डिनेशन को, आपस में सामंजस्य को कंट्रोल करना। और अल्कोहल से सेरिबेलम प्रभावित होता है, जिससे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रभावित होता है और बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए एक अल्कोहलिक व्यक्ति जब ज़्यादा शराब पी लेता है तो उसकी जो चाल होती है वो ट्रिमलिंग हो जाती है, वो हिलता हुआ चलता है। दूसरा, यकृत पर प्रभाव। सबसे जो दुष्प्रभाव होता है वो यकृत पर पड़ता है। और जो लीवर होता है, जो अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म होती है वो लीवर में होती है। जब ज़्यादा अल्कोहल पीता है कोई व्यक्ति, तो वो जो एक्स्ट्रा अल्कोहल है लीवर उसको फैट में कन्वर्ट करता है, और फैट में कन्वर्ट करने के कारण वो जो फैट होता है वो लीवर की सेल में इकट्ठा होने लगता है। इससे फैटी लीवर सिंड्रोम बोलते हैं। और ये जो लीवर की सेल्स है और जो बाइल डक्ट की सेल्स, बाइल डक्ट है, उसमें ये एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फैटी लीवर सिंड्रोम। इससे आगे की अवस्था है, यानी कि जब ये लगातार चलता रहता है तो इसकी आगे की अवस्था है लीवर सिरोसिस और बाइलरी सिरोसिस है। और बाद में लीवर फिब्रस हो जाता है। फाइब्रस का मतलब होता है लीवर सेल्स की जगह फिब्रस टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, जिससे लीवर का जो काम होता है, जो 25 से ज़्यादा बॉडी में काम करता है, वो सब प्रभावित होने लगते हैं। तीसरा है, चौथा है अमेंसिया, यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का लॉस हो जाता है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है अल्कोहल पीने से। और इसके बाद है गैस्ट्राइटिस, यानी कि जो जठर शोथ। शोथ का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो जो अल्कोहल से अमाशय की दीवारों में जो शोथ होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। और जब क्रॉनिक केस होता है, क्रॉनिक केस का मतलब दीर्घकालिक, जब वो काफ़ी समय तक रहता है, तो क्रॉनिक केस में वो गैस्ट्रिक अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात अब वो गैस्ट्रिक अल्सर बन जाते हैं। इसके बाद शरीर की प्रतिरोधकता, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। ज़्यादा अल्कोहल पीने से बॉडी में जो डिजीज़ से लड़ने की क्षमता होती है, रेजिस्टेंट पावर होती है, वो धीमे धीमे कम हो जाती है, और व्यक्ति आसानी से किसी भी डिजीज़ के शिकार हो सकता है, वो डिजीज़ के लिए सुग्राही हो जाता है। अल्कोहल मनोविकृति, यानी कि अल्कोहलिक साइकोसिस, पागलपन, मैडनेस। ज़्यादा अल्कोहल पीने से ब्रेन पर प्रभाव पड़ सकता है और वो मैडनेस की अवस्था में जा सकता है, पागलपन की अवस्था में जा सकता है। इसके बाद हमें पढ़ना है अल्कोहल तथा वाहन चालन, अल्कोहल एंड ड्राइविंग। अल्कोहल पीकर ड्राइविंग करना मना होता है, क्योंकि अल्कोहल पीने से ड्राइविंग
बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और जिससे एक्सीडेंट्स के चांस ज़्यादा होते हैं और अपनी और दूसरों की जान जाने का खतरा ज़्यादा होता है। इसीलिए ये मना किया जाता है कि शराब पी के, अल्कोहल पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अब ऐसा क्यों है कि ऐसा क्या प्रभाव डालता है कि अल्कोहल पीने के बाद बॉडी में दिक्कत आती है? सबसे पहले अल्कोहल का जो प्रभाव होता है वो सेरिबेलम पर होता है। सेरिबेलम हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सेंटर होता है। वो हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स के बीच में सामंजस्य बैठाता है। हमारी बॉडी के आँख, नाक, कान और बॉडी के वेरियस पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और शराब ज़्यादा पीने से सेरिबेलम के प्रभावित होने से वो प्रभाव जो होता है वो इतना अच्छा नहीं रह पाता। सबसे पहले अल्कोहल के प्रभाव से सिर और आंख में जो समन्वय है यानी कोऑर्डिनेशन है वो नहीं रह पाता और इसके कारण वाहन का जो चालक का जो वाहन पर नियंत्रण है वो कम हो जाता है और वह लापरवाह हो जाता है, जिससे एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, अल्कोहल से दृष्टि अनियंत्रित हो जाती है और धुंधली हो जाती है, जिससे जो दूर से आने वाली जो चीज़ें होती है उसको थोड़ी धुंधली दिखाई देती हैं, जिससे दृष्टि क्षेत्र बाधित होने से अब उसका अंदाज़ा लगना कम हो जाता है। इससे एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा होते हैं बाहरी चीज़ों पर। तीसरा, अल्कोहल के कारण जो सामने से आती हुई चीज़ है, गाड़ी से जो दूर से चीज़ आ रही है उसका जो अंदाज़ा होता है, उसकी दूरी का जो सही अंदाज़ा होता है, अनुमान होता है, वो शराब पीने से लगा नहीं पाता है। इससे उसको ऐसा लगता है कि चीज़ जो तो बहुत पास है उसको ऐसा लग रहा है कि दूर है, तो वो उसके हिसाब से वो काट नहीं पाता गाड़ी को, उसके हिसाब से वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता और उससे एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। अल्कोहल से रिएक्शन समय बढ़ जाता है। रिएक्शन समय का मतलब किसी चीज़ को देखकर बॉडी के किसी पार्ट्स का काम करना। जैसे हमने सामने से देखा कोई अचानक आ गया तो हमारा पैर ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक लगाने के कारण वो एक्सीडेंट कम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन टाइम है कि देखने और देखने के बाद ब्रेक लगाने के बीच में जो टाइम होता है हम इसे बोलते हैं रिएक्शन टाइम, और ये रिएक्शन टाइम उसमें बढ़ जाता है। यानी कि जो अल्कोहलिक पर्सन है उसको जब वो चीज़ देख लेगा, सामने से कोई चीज़ आ रही है, उसको देखने के बाद जो ब्रेक लगाने तक का जो समय है जो नॉर्मल व्यक्ति में कम था लेकिन अल्कोहलिक व्यक्ति में वो बढ़ जाता है और बढ़ने से उसे ब्रेक लगाने में देरी हो जाती है और ब्रेक लगाने से देरी में इतने वो चीज़ सामने आ जाती है और वो एक्सीडेंट हो सकता है। इसके बाद नशे में जो वाहन चालक होता है वो लापरवाह हो जाता है। नशे में जो वाहन चालक है वो लापरवाह हो जाता है और उत्तेजित हो जाता है और वो एक्साइटेड होने से, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एक्साइटेड होने से वो ऐसी स्थिति में वाहन को तेज चलाता है और तेज चलाने से एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। तो इन 4-5 कारणों से वाहन चलाते समय शराब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम ड्रग अब्यूज़ यानी कि ड्रग कुप्रयोग में यूज़ होने वाले ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग अब्यूज़ में मुख्यतः 3 प्रकार के ड्रग्स यूज़ होते हैं। नंबर 1 ओपियोइड्स, नंबर 2 कैनाबिनॉइड्स और नंबर 3 कोका अल्कलॉइड्स। सबसे पहले ओपियोइड्स जो होते हैं वो अफीम या पोस्त पादप, जिसका नाम बॉटनिकल नेम पैपेवर सोमनिफेरम होता है, के लेटेक्स से प्राप्त होते हैं, अर्थात ये इस पादप के लेटेक्स से प्राप्त होने वाले ड्रग्स हैं। ये ड्रग्स हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में उपस्थित विशिष्ट ग्राहियों से, रिसेप्टर से बंध जाते हैं, जुड़ जाते हैं और इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं ओपोइड ग्राहियाँ या रिसेप्टर्स या ओपोइड रिसेप्टर्स। मॉर्फिन ओपियम प्लांट से प्राप्त प्रमुख ड्रग है जिसका प्रयोग सर्जरी के बाद दर्द से बचने के लिए या दर्द को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ओपोइड्स में दर्द निवारक यानी कि एनाल्जेसिक गुण होते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा दर्द में यूज़ होने वाले ड्रग्स हैं। स्मैक और हीरोइन, जिसका रासायनिक नाम डाईएसिटाइल मॉर्फिन है, यह एक सफ़ेद गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक होता है और इसका जो निर्माण होता है वो मॉर्फिन से एसिटिलीकरण एसिटिलाइजेशन से होता है और हीरोइन को नाक के द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके के रूप में यानी कि इंजेक्शन के रूप में बॉडी में लिया जाता है
और ये एक अवसादक है यानी कि डिप्रेसेंट है, अर्थात ये हमारे बॉडी के प्रकार्यों को धीमा करता है और ये शरीर के प्रकार्यों को धीमे करता जाता है। और ये ओपियोइड्स दर्द निवारक यानी कि एनाल्जेसिक गुण वाले होते हैं। साथ ही साथ ये अवसादक तथा नींद लाने वाले यानी कि सेडेटिव पदार्थ होते हैं, अर्थात इनसे नींद आ जाती है और इनसे दर्द कम होता है। इसलिए मॉर्फिन का यूज सर्जरी के पश्चात, ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को किया जाता है, जिससे उसका दर्द कम हो जाता है और उसको नींद आ जाती है, जिससे उसको आराम मिलता है। दूसरे हैं कैनाबिनॉइड्स। ये ड्रग्स ब्रेन के कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स, मस्तिष्क के कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स से क्रिया करते हैं, वहाँ जाकर बंधते हैं। और जो प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो भांग या कैनबिस सटाइवा पौधे के पुष्प क्रम से यानी कि इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग सामान्यतः मुख से किया जाता है और ये हृदय वाहिका तंत्र यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। और प्लांट के वेरियस पार्ट से, शीड से और पत्तियों से और पुष्प क्रम से अनेक पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे चरस, हशीश, मैरिजुआना, भांग और गांजा। चरस यानी कि हशीश पादप के शीड से प्राप्त रेजिन, जो पादप का शीर्ष भाग है, टॉप पार्ट है, उससे जो रेजिन्स होता है, उसमें कट लगा के रेजिन्स प्राप्त करते हैं। रेजिन्स से प्लस लीव्स को मिलाकर किया जाता है और ये मोस्ट पोटेंट होता है यानी कि सबसे सशक्त इनमें कंपाउंड होता है। और इसका यूज़ तंबाकू के साथ धूम्रपान में यानी कि सिगरेट या बीड़ी के साथ किया जाता है। मैरिजुआना का जो रासायनिक नाम है वो टेट्राहाइड्रो कैनाबियोल THC है और इसका जो निर्माण किया जाता है वो सूखे पुष्प और मादा पादप के शीर्ष की लीव से किया जाता है, यानी कि सूखे पुष्प लिए जाएंगे इसमें, प्लस उनके साथ शीर्ष की जो लीव्स होती है उनको मिलाया जाता है और इसको सिगरेट के साथ पिया जाता है, यानी कि सिगरेट के साथ धूम्रपान करते हैं। भांग, इसका जो निर्माण होता है वो नर और मादा पादपों की ताजी अथवा सूखी पत्तियों तथा पुष्पीय तने से किया जाता है। जो पुष्प का जो तना होता है उससे किया जाता है और इसको मुख के साथ लिया जाता है और उसको सामान्यतः मीठे में मिलाकर पिया जाता है। ऐसे भी पिया जाता है, मुख से ऐसे भी खाया जा सकता है। गांजा का निर्माण सूखे अनिषेचित पुष्प क्रम से होता है। कोका एल्कलॉइड्स, इनको कोका पादप एथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, जो मुख्यतः दक्षिण अमेरिका का पौधा है, पादप है और ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा उत्पन्न करते हैं और इनको मुख के द्वारा लिया जाता है या जोर से सांस के द्वारा अंदर खींचा जाता है। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर तीव्र उद्दीपक प्रभाव होता है, अर्थात ये स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, उसको प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे व्यक्ति को सुखाभास होता है, सुख का आभास होता है, जिसे यूफोरिया कहते हैं और उसे ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है, इसलिए वो उसको लेता है, उसे सुख महसूस होता है और उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत एनर्जेटिक हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। कोकेन की जो अधिक मात्रा है वो विभ्रम यानी कि हेलुसिनेशन का मतलब होता है, हेलुसिनेशन उत्पन्न करता है। हेलुसिनेशन होता है, हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ होती नहीं है लेकिन वो महसूस होती है कि वहाँ पर कोई है, कोई मेरे पास है खड़ा, कोई मुझे मारने आ रहा, तो मतलब उसको भ्रम पैदा होता है कि कोई चीज़ है, जो वास्तव में चीज़ होती नहीं है वो उसको महसूस होती है, इसे हेलुसिनेशन बोलते हैं। धतूरा यानी कि धतूरा स्ट्रोमियम के बीज भी सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो भी विभ्रम उत्पन्न करते हैं, हेलुसिनेशन प्रदर्शित करते हैं। और इस धतूरा से स्ट्रोमिनियम ड्रग प्राप्त होती है और इस धतूरे का जो प्रयोग होता है कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों में भी होता है। एट्रोपा बेलेंडोमा भी हेलुसिनेशन उत्पन्न करती है और बर्बिट्यूट, एम्फेटामिन और बेंजोडाइजेपिन और अन्य ड्रग्स भी अवसाद यानी कि डिप्रेशन और अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया रोग में औषधि के रूप में दी जाती हैं, क्योंकि इनका जो प्रभाव होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आने से व्यक्ति को सुखाभास होता है और उसको नींद आ सकती है और उसको एनर्जेटिक महसूस होता है। जो डिप्रेशन में चला गया है, जिसको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो उससे बाहर आ जाता है।
तो जो ड्रग अब्यूज़ होते हैं, वो ड्रग अब्यूज़ करने वाले जो ड्रग्स हैं वो 3 हैं, ओपिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोकाइलकोलाइड। ये अफीम, पोस्ट पादप, पेपर सोमनीफेरम से, लेटेक्स से प्राप्त होते हैं। ये ड्रग्स हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में उपस्थित विशेष ओपोइड रिसेप्टर से जुड़ते हैं। मॉर्फिन इससे प्राप्त प्रमुख ड्रग है जिसका यूज़ सर्जरी के बाद दिया जाता है, क्योंकि ये एनाल्जेसिक होते हैं, यानी कि इनमें दर्द निवारक क्षमता होती है और ये नींद लाने वाले सब्सटेंस होते हैं। स्मैक या हीरोइन को डाई एसिटाइल मॉर्फिन इसका रासायनिक नाम है, जिसको मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। ये सफ़ेद, गंधहीन, तीखा, रवेदार यौगिक होता है। हीरोइन नाक से द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके इंजेक्शन के रूप में ली जाती है और ये एक डिप्रेसेंट होता है, अवसादक के रूप में कार्य करता है जो शरीर के प्रकारों को धीमा करता है। ओपोइड्स में दर्द निवारक क्षमता यानी कि एनाल्जेसिक गुण होते हैं और अवसादक के रूप में काम करता है और नींद लाने वाले सेडेटिव पदार्थ है, इसलिए इनका यूज़ सर्जरी के बाद मॉर्फिन का किया जाता है। कैनाबिनॉइड्स, ये ब्रेन के कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से क्रिया करते हैं और जो प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स होते हैं भांग और कैनाबिस सटाइवस प्लांट से प्राप्त होते हैं, जो मुख्यतः पुष्पक्रम से प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग सामान्यतः मुख से किया जाता है और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे प्रभाव डालते हैं। इन्फ्लोरेसेंस और प्लांट के अन्य पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से कई पदार्थ इनसे प्राप्त होते हैं। चरस पादप के शीर से प्राप्त होता है, उससे जो रेजिन मिलता है उससे, प्लस लीव्स को मिलाकर किया जाता है। ये सबसे पोटेंट होता है, सशक्त होता है। तंबाकू के साथ इसको धूम्रपान के रूप में यूज़ किया जाता है। मैरिजुआना टेट्राहाइड्रोकैनाबियोल THC इसका रासायनिक नाम है। इसको सूखे पुष्प और मादा पादप के सीड्स की लीव्स से प्राप्त किया जाता है, सिगरेट के साथ पिया जाता है। भांग नर और मादा पुष्पों की ताज़ी अथवा सूखी पत्तियां प्लस पुष्पीय तने से बनाया जाता है, मुख से इसको लिया जाता है। और गांजा सूखे अनिषेचित पुष्पक्रम से प्राप्त होता है। कोका एल्कलॉइड्स आइथ्रोजाइलम कोका प्लांट से प्राप्त होता है, जो मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है और ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। इनको मुख के द्वारा अथवा जोर से सांस के द्वारा अंदर लिया जाता है और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर तीव्र उद्दीपक की तरह काम करते हैं, इसलिए व्यक्ति को सुखाभास होता है, यूफोरिया बोलते हैं इसको, और उससे ऊर्जा में वृद्धि महसूस होती है। कोकीन की अधिक मात्रा विभ्रम यानी कि हेलुसिनेशन उत्पन्न करती है, यानी कि भ्रम पैदा करती कोई वस्तु उसके साथ है। धतूरा डेटोरा स्ट्रोमियम के बीज भी हेलुसिनेशन प्रदर्शित करते हैं और धतूरा से स्ट्रोमिनियम दवा प्राप्त होती है और इसका जो प्रयोग होता है धतूरा का वो भी कुछ आयुर्वेदिक दवाओं में होता है। एट्रोपा बेलेंडोमा भी हेलुसिनेशन उत्पन्न करती है। बार्बिट्यूट, एम्फीटीमीन तथा बेंजेडिज़ेपिन और कुछ अन्य ड्रग्स जो होते हैं अवसाद यानी कि डिप्रेशन में यूज़ होते हैं, उनकी दवाइयों के रूप में यूज़ होते हैं और अनिद्रा रोग में दवाई या औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ड्रग अथवा अल्कोहल कुप्रयोग की रोकथाम एवं नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग अल्कोहल यूज़ से बहुत अधिक नुकसान होता है, तो हमें चाहिए कि कोई व्यक्ति या बच्चा इन ड्रग और अल्कोहल के दलदल में ना फंसे। लेकिन अगर बाई चांस वो कोई बच्चा इन ड्रग्स और अल्कोहल के दलदल में फंस जाता है तो हमें चाहिए कि हम उसे पहचान कर उसको इस दलदल से निकालने का प्रयास करें और उसको स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। तो कुछ ऐसे साइंस हैं, कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे हम ध्यान रखकर बच्चे के अल्कोहल और ड्रग की तरफ जाने से बच्चों को रोक सकते हैं, अथवा अगर वो चले जाते हैं तो उनको वापस वहाँ से ठीक किया सकता है। पहला है आवश्यक समकक्षी दबाव से बचे, अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर, यानी कि हर व्यक्ति, हर बच्चे की अपनी एक अलग क्षमता होती है। हर व्यक्ति, हर बच्चा एक अलग बच्चा होता है और उसकी अपनी पढ़ाई, खेलकूद और अन्य सभी क्षमताएं दूसरे से पूर्णतः भिन्न होती हैं। हमें कभी भी एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और बच्चों को अध्ययन में, खेलकूद में या किसी भी अन्य गतिविधियों में उसकी अवसीमा, जो उसकी मैक्सिमम लिमिट थ्रेशोल्ड जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकता है, जो उसकी सीमा है उससे अधिक करने के लिए हम उस पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए हमें कि नहीं तो ये और करना चाहिए, तो ये और करना चाहिए। और बच्चों की पसंद का सम्मान करते हुए
कि जो उसको पसंद है हम उसको उसका सम्मान करें और उसके लिए प्रोत्साहित करें। जैसे बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि बच्चा इतना पढ़ने में अच्छा नहीं होता, लेकिन माँ बाप उसे ज़बरदस्ती प्रेशर डालकर साइंस साइड में डाल देते हैं, मैथ्स दिलवा देते हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट दिलवा देते हैं जो उसको पसंद नहीं होता है, जिससे वो परेशानी में आता है, डिप्रेशन में आता है, उसकी पढ़ाई प्रभावित होती है। इससे अच्छा हर फील्ड में कैरियर होता है। इसीलिए बच्चे का सम्मान करें कि आपको क्या पसंद है और जो आपको पसंद है उसका सम्मान करते हुए उसको वो सम्मान दिलाएं, क्योंकि कैरियर हर फील्ड में होता है। इसलिए अनावश्यक दबाव न डालें कि आपको यही पढ़ना है या आपको यही लाना है, इतने ही नंबर लाने हैं। तो ये अनावश्यक दबाव जो होता है वो बच्चे को नुकसान करता है और बच्चा जो होता है गलत आदत की तरफ जा सकता है। दूसरा, शिक्षा तथा परामर्श, एजुकेशन और काउंसलिंग। बच्चों को समस्याओं और दबावों का सामना करने के लिए शिक्षित करना चाहिए और उसको परामर्श देना चाहिए कि अगर जीवन में कोई दबाव आ भी जाता है, परेशानी कोई आ भी जाती है, तो वो उसका अंत नहीं है। उस परेशानी से हमें लड़ना चाहिए, उस परेशानी का हमें सामना करना चाहिए और परेशानी को बड़ों से डिस्कस करनी चाहिए। तो उस पर दबाव न डालें और उसको बताएं कि दबाव और समस्याओं का सामना करना कैसे करना है, हम उसके लिए शिक्षित करें, उसे परामर्श दें। और बच्चों की जो ऊर्जा होती है, बच्चों में ऊर्जा ज़्यादा होती है, बच्चों की जो ऊर्जा है उसको पढ़ाई के अतिरिक्त खेलकूद में लगाएं, उससे खेलने के लिए प्रेरित करें, उसे योग के लिए प्रेरित करें, संगीत के लिए या किसी नृत्य के लिए, किसी भी अन्य एक्स्ट्रा जो पढ़ाई से अतिरिक्त गतिविधियां हैं उसके लिए उसको अच्छी गतिविधियों के लिए प्रेरित करें और उससे कहें कि इन सभी स्वस्थ गतिविधियों में पार्टिसिपेट करें और उसको स्वस्थ भावना दिलाएं कि इसको पार्टिसिपेट करने से जीत हार नहीं होनी है, इसमें केवल पार्टिसिपेट करना है। और इससे क्या होगा, उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इन सब कामों में लग जाती है और वो गलत आदतों में पड़ने से बच सकता है। तीसरा है माता पिता तथा समकक्षियों से सहायता लेना, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स। किसी भी एकेडमिक यानी कि जो पढ़ाई से संबंधित है और भावनात्मक परेशानी में माता पिता और जो समकक्षी हैं उनके द्वारा उसे सही सलाह देनी चाहिए किसी भी बच्चे को। और उससे अगर उसके नंबर कम आ रहे हैं, नंबर उसमें कोई दिक्कत है, तो उसको सही सलाह दी जाए कि भाई ऐसे करना है आपको, ऐसे नहीं करना है आपको। इससे क्या होता है कि उसकी चिंता दूर हो जाती है, उसका डर दूर हो जाता है, उसकी जो गिल्टी है वो भी कम हो जाती है। माना किसी बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो आप उससे कहें तू इतना कम नंबर लेकर आया, नहीं, उससे आप बात करें कि नंबर क्यों कम आए, क्या दिक्कत रही और क्या परेशानी रही। आप उसको कहें ठीक है कोई बात नहीं, परेशानी है, अब इसको आप सॉल्व करें, उससे आप लड़ें और आगे जाकर आप उस नंबर को ठीक लाएं। ऐसा नहीं है उस पर अनावश्यक दबाव बनाएं। तो इससे क्या होगा कि वो माता पिता से या समकक्षियों से सही सलाह मिलने पर वो सही दिशा की ओर जाएगा और वो जो अल्कोहल या ड्रग्स जैसे जो कुप्रयोग है उनसे बच सकता है। चौथा, संकट के संकेतों को देखना, यानी कि लुकिंग फॉर डेंजर साइन, कि जो डेंजर साइंस है उनको हमें पहचानना चाहिए कि कोई बच्चा डेंजर साइन की तरफ तो नहीं है। कि बहुत से जो बच्चे होते हैं वो जब छोटी उम्र में, एडोलसेंट की उम्र में ड्रग या अल्कोहल लेने लगते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर ये कमी आ गई है कि ये अल्कोहल लेने लगा है, ये ड्रग लेने लगा है, तो अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है तो वो उसके पेरेंट्स से बात करे, उसके टीचर्स से बात करे, उन्हें बताए कि ये बच्चा ऐसी ऐसी परेशानियों से घिर चुका है और इसके बाद उसके इस समस्या के पीछे का कारण क्या है, कि वो किस समस्या के कारण इस दलदल में आया है, उसको पहचाने, उनके कारणों का पता लगाए और उसके लिए फिर उचित कदम उठाए। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर इस दलदल में फंस भी गया है तो उसको बाहर निकाला जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो उससे संबंधित है उसके बारे में उसे पता चले तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स से बताए, टीचर्स से बताए, जिससे उसके कारण को पता लगाया सकता है और उनके सही कारणों का पता लगा के अब उसके उपाय के लिए सोचना चाहिए कि चाहे उसको कोई मदद दिलाई जाए, मेडिकल की मदद दी जाए, कोई भी मदद दी जाए, उसको फिर समझाया जाए। और पांचवा है व्यावसायिक तथा चिकित्सीय सहायता लेना, सीकिंग ऑफ प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। अगर कोई बच्चा अल्कोहल या ड्रग की कुप्रयोग की दलदल में फंस गया है तो अब उसकी सहायता के लिए अनेक योग्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं। तो हमें यह पहचानना है कि ये बच्चा इस दलदल में फंस गया है तो हम उससे बात करते हुए और इनकी सहायता लेनी चाहिए, मनोवैज्ञानिकों की, मनोचिकित्सकों की। और
जो मनोरोग वैज्ञानिक हैं उनकी हमें सहायता लेनी पड़ती है और हमें उनके पास ले जाना चाहिए। उसको छुड़ाने का जो व्यसन है उसको छुड़ाने का प्रयास किया जाता है। और ऐसे कार्यक्रम बहुत सारे चलते हैं जिसे हम रिहैब बोलते हैं। रिहैबिलिटेशन में क्या होता है कि जो प्रभावित व्यक्ति होता है उसके कारणों का पता लगाया जाता है कि इसको प्रभावित क्यों हुआ, ये उनसे काउंसलिंग कराई जाती है कि भाई आप ये जो कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, और पर्याप्त प्रयास किए जाते हैं, मेडिकल सहायता ली जाती है, दवाई की जरूरत पड़ती है तो दवाई दी जाती है उनको, और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और मेडिकल सहायता के साथ, उसकी काउंसलिंग के साथ वो समस्या पूरी तरह से छुटकारा मिल सकता है उसे, और वो अन्य स्वस्थ बच्चों की तरह भी अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत करने लगता है। अपनी जो पुरानी गलतियां हैं उनको वो पहचान कर वो पुरानी गलतियों को छोड़ देता है मेडिकल सहायता से, काउंसलिंग सहायता से, और वो छोड़ने के बाद अपनी इच्छा शक्ति के बल पर आगे अब उसको प्रयोग नहीं करता है और वो एक सामान्य स्वस्थ जीवन व्यतीत करने लगता है। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।